Good morning, students. Today I am going to discuss a new topic, that is The Second Sex by Simone de Beauvoir. So, before telling you anything about this work, I would like to clear out some important features of feminism, and this is basically related to the second wave of feminism. So, I would like to discuss it with you so that you can understand the work in a better way. So, when you say feminism, so you are focusing a revolution. So, this will be a bilingual lecture for the better understanding of my students. So, जब हम फेमिनिज़म की बात कर रहे होते हैं तो हम फेमिनिज़म में रेवोल्यूशन को फोकस कर रहे होते हैं, उसके ओरिजिन, कॉज और वेव्स पे फोकस कर रहे होते हैं, जो अब तक के लिए हम जानते हैं कि 3 वेव्स हैं, बट अब 4th वेव भी है और 5th भी आ रही है. तो द ओरिजिन ऑफ फेमिनिज़म जो है वो इस क्वेश्चन पे लाई करता है. जिसने ना देखा हो वो जाकर मेरा इन पे फेमिनिज़म पे 2 वेव पे मैंने लेक्चर बना रखा है, आप देख लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म, तो आपको और ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा. बट ये मूवमेंट जो था ये लाई करता था उस क्वेश्चन पे कि व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज़ द रियलिटी. आप कहते हैं क्या यू आर रिस्पेक्टिंग वुमेन, बट एक्चुअली इट इज़ और इज़ इट द रियलिटी. जो गैप था इन 2 क्वेश्चन के बीच में कि आप कहते हो कि ये मिलना चाहिए, फीमेल को ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, मगर आप उस रियलिटी में कितने खरे उतर रहे हो, कितना सच है वो गैप, कितना सही है वो एफर्ट्स आपके, उस पे क्वेश्चन जब उठा, जब हमें पता चला कि वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एक्सपीरियंसिंग सबऑर्डिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन. तो हमें ये पता चला कि भाई वो ऑपरेस्ड भी हो रही हैं, डिस्क्रिमिनेट भी हो रही हैं और सबऑर्डिनेट भी महसूस कर रही हैं. ये हमारा बेसिक नेचर हो जाएगा. तो आप इसको लेक्चर अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क फॉर द पॉलिटिकल राइट्स. उन्होंने डिमांड किया कि हमको राइट टू वोट दिया जाए, ताकि हम राइट टू वोट के थ्रू अपने और भी राइट्स को ले सकें. अगर नेशन बिल्डिंग में हमारा भी कोई रोल होगा तो हमें भी कोई राइट मिलेगा, तो हमारी भी इम्पोर्टेंस होगी. नेता और पॉलिटिकल लीडर्स और बिग इन्वेस्टर इन द नेशन हम पे भी ध्यान देंगे. तो ये बेसिकली इस पे डिपेंड करता था. मगर जब उन्हें वोटिंग राइट मिल गया, फर्स्ट इन न्यूजीलैंड 1893 में मिला, और यूनाइटेड किंगडम में 1918 में मिला, और यूएसए में 1920 में मिला. उसके बाद उन्होंने क्या, और एक पैसेज जो है विद द पैसेज ऑफ 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट ग्रांट देम राइट टू वोट, इससे उन्हें राइट तो मिल गया, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया बाय द टाइम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म यहाँ पर ख़त्म होती है. उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें जो कहा गया है कि हमें पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं और उससे हमारा कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वो एक्चुअली नहीं हो रहा है. उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो फेमिनिज़म का आइडिया था हमारे लिए, वो टोटल एक फेलियर हो गया, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि पॉलिटिकल राइट के अलावा सिर्फ वोट करने के अलावा उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है. ना उन्हें इक्वालिटी मिल रही है, ना उन्हें एजुकेशनल इक्वालिटीज़ मिल रही हैं, ना सोशल मिल रही हैं, ना इकोनॉमिकल मिल रही हैं, ना उन्हें पैसा मिल रहा है उतना, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हैं. उनके लिए जो जॉब उनको मिल रही हैं वो भी लो सेक्टर्स में है. लाइक उनको एक नर्सिंग की जॉब है, उनको केयर टेकर की जॉब है, टीचर की जॉब है, और उन्हें लगता था कि वो बहुत ज़्यादा केपेबल है. उनके लिए साइंस नहीं रखी गई, उनके लिए सब्जेक्ट भी पढ़ाने के वैसे नहीं हैं जो आपको मेल को मिलते हैं. तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि ऑल्दो वी हैव गॉट द राइट्स, बट वी आर नॉट गेटिंग द रियल राइट्स, दैट इज़ द राइट फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी. हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आप हमें हिंडर कर रहे हैं. तो यहाँ पर सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, जिसको हम अपने द सेकेंड सेक्स में पढ़ेंगे बाय सिमोन डे ब्यूवर. और सिमोन डे ब्यूवर का जो वर्क है वो सेकेंड वेव फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा ही, समझ लो आप, फ्यूल देता है. एक्चुअली जब सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो देख कर नहीं लिख रही थी, उनके आइडियाज़ जो थे उन्होंने सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को हवा दी. तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क कि हम सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जब सिमोन डे ब्यूवर को पढ़ेंगे और उनका वर्क पढ़ेंगे द सेकेंड सेक्स, तो एक्चुअली क्या पढ़ेंगे. सिमोन डे ब्यूवर के बारे में आप जानेंगे, ब्यूवर के बारे में आप ये जान लें कि इनका पूरा नाम था सिमोन लूसी अर्नेस्टाइन मारी बर्ट्रैंड डी ब्यूवर, एंड शी वॉज अ फ्रेंच राइटर एंड फेमिनिस्ट फेमस फॉर नोबल आइडियाज लाइक in many work, and most important are ethics of ambiguity, feminist ethics, existential feminism,
memoir of a dutiful daughter, and that is her autobiographical work. Mandarians and Exegesis, and that is the work for the satire. She wrote a work about her open relationship with Jean-Paul Sartre, and he is existentialist. And the most important work that fueled the movement of a second wave of feminism is The Second Sex, and it is a text which opens with the question that what is a woman. Her question is, तो actually I would like to discuss the history behind this. क्या है इसके पीछे हिस्ट्री. सिमोन डी ब्यूवर ने 14 मंथ्स तक एक रिसर्च करी और उसमें उसने वो क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश की कि जो हमें जो वुमेन को सेकंड सेक्स का इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. सेक्स मतलब यहाँ पर जेंडर है. तो जो सेकंड जेंडर या सबऑर्डिनेट जेंडर का जो हमें टैग मिल रहा है कि हम वुमेन सेकंड है और मैन फर्स्ट है, वो क्यों मिल रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ है, कौन से सब्जेक्ट में ये लिखा है, कौन से टाइम में ये शुरू हुआ था, कौन सी कल्चर में ये क्वेश्चन आया था जहाँ पर ये शुरू हुआ था कि नहीं वुमेन को सेकंड रखो, कौन सी बुक में था, किसके आइडियाज़ थे इसके पीछे. उन्होंने उसके ऊपर एक रिसर्च करी थी. ये उसकी एक्चुअली रिसर्च थी, ना कि कोई एक वर्क था जो बाद में एज अ वर्क पब्लिश हुआ. तो ये इट वाज जस्ट अ रिसर्च फर्स्ट. तो शी वाज लुकिंग अप टू एन आंसर दैट फ्रॉम वेयर दिस आइडिया केम आउट, कहाँ से आया ये आइडिया. तो उसने उसके लिए क्या किया, उसने ना बहुत सारे वर्क को पढ़ा, बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स पढ़े, और उसने देखा कि मैन जो है वो एसेंशियल माना जाता है, एब्सोल्यूट माना जाता है, ट्रांसडेंट माना जाता है, उसके साथ वो प्राइमरी माना जाता है, और वो माना जाता है कि वही जो है सुप्रीम है. और वुमेन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनएसेंशियल है, इनकम्प्लीट है, मल्टी लेयर्ड है और मल्टीलेटेड है. तो हम ये सारे वर्ड्स वुमेन के लिए यूज़ करते हैं. वो एब्सोल्यूट, वो वुमेन जो है वो आपका जो है ना कहते हैं कि एक सेकेंडरी स्टेटस पे क्यों है. तो उसने बहुत सारे लोगों के व्यूज़ भी पढ़े और उसमें उन्होंने कुछ लोगों के व्यूज़ वहाँ पे वो करे हैं, इंक्लूड करें, जिसमें उन्होंने एरिस्टोटल के लिए कहा कि एरिस्टोटल की सोचना है, लुक एट द नेम एंड लुक एट द थॉट, क्या इन्फीरियर थॉट है. एरिस्टोटल के लिए उन्होंने कहा क्या फीमेल इज़ अ फीमेल बाय वर्च्यू ऑफ सर्टेन लैक ऑफ क्वालिटीज़. एक औरत क्या है, एक औरत है जब उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ लैक करती, वर्च्यू ऑफ सर्टेन लैक्स ऑफ क्वालिटीज़. वुमेन इज़ व्हाट मैन इज़ नॉट. मैन क्या है, स्ट्रांग है. वुमेन क्या है, जो मैन नहीं है, मतलब वो जो मैन स्ट्रांग नहीं है वो वुमेन है. कहते हैं ना रो रहे हो लड़की की तरह, मतलब लड़की अगर रो रही है तो वो लड़की है. या गुस्सा कर रहे हो, लड़कियों की तरह गुस्सा कर रहे हो, या मार धाड़ कर रहे हो तो लड़के हो, एक्शन दिखा रहे हो तो लड़के हो, और अगर रो रहे हो इमोशनल मत हो यार लड़की की तरह, ऐसा कहते हैं ना वर्ड. तो जो मैन नहीं है वो फीमेल है. जो फीमेल मतलब इवन द वर्ड इज हाइब्रिड और मेड ऑफ मेल. सो she is saying that St. Thomas' opinion is that women are परफेक्ट मैन. औरत क्या है, एक इनपरफेक्ट आदमी. औरत क्या हो गई है, उसको ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे वो नेगेटिव लाइट में. सेंट थॉमस ने कहा है वुमेन इज़ एन इंसिडेंटल बीइंग, मतलब कि दुनिया में औरत आ गई है एक्सीडेंट से. वो तो यूं ही आ गई, उसका तो कोई काम ही नहीं है. दुनिया में औरत एक एक्सीडेंट की वजह से आ गई और दुनिया में औरत का कोई काम नहीं है. सेंट थॉमस की इन्फीरियर थॉट है. फिर वुमेन के लिए वो ये लिखते हैं कि वुमेन तो बिवुआ कहती हैं कि देखो क्या थॉट है इतने बड़े बड़े लोगों की, इतने बड़े बड़े नेम की, क्या थॉट है इनमें. इन्होंने कई और आगे जाके पाइथागोरस के भी, जो पाइथागोरस थ्योरम के हमारे मैथमेटिशियन हैं, उनके भी थॉट्स डाले हैं उन्होंने. तो और भी अच्छे थॉट्स दिए हैं वुमेन के बारे में. यहाँ पर भी वह जो है वो क्वेश्चन उठाती हैं, वो कहती हैं कि जो वुमेन है उसने ट्रेड किया है अपनी इनसिक्योरिटी के साथ, कि मतलब कहते हैं ना सौदा किया है अपनी फ्रीडम दे करके, अपनी इनसिक्योरिटी किसके वजह से अपनी फ्रीडम दे के अपने लिए प्रोटेक्शन खरीदा है. कि हम तुम्हें राइट्स दे रहे हैं, क्या हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे ऑन द कॉस्ट ऑफ योर फ्रीडम. हम तुम्हें घर में रखेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा. कहते हैं ना हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे ऑन द कॉस्ट ऑफ द फ्रीडम. तो विमेन ने क्या किया, अपनी फ्रीडम को बेच करके, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को सेटिस्फाई करते हुए अपनी फ्रीडम को बेच दिया और अपने लिए प्रोटेक्शन ले लिया. वी चूज़ कंफर्ट ओवर कॉन्करिंग, और हमें
कंफर्ट में रहना था। फिर वो कहती है कि औरत ने क्या देखा कि उसे कंफर्ट में रहना था, कौन बाहर जाए, कौन कमाए, कौन एफर्ट्स ले, कौन इतना सब मार धाड़ करे, कौन इतनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में जिए। ये आराम से है ना कि पति कमाए और हम खाएं, पापा दें और हम रहें। तो वो कहती है कि जितना इसमें आदमियों का हाथ है ना इस थॉट में, उतना ही गलती औरत की भी है। और वो औरत कौन है? जो वो ये सोचती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों आएँ, हम क्यों जाएँ बाहर कमाने, और हम क्यों कॉन्क्वर करने जाएं। क्योंकि इट इज़ ऑब्वियस दैट बीइंग अ नंबर वन इज़ अ वर्क ऑफ ग्रेट कहते नहीं एफर्ट्स। तो आपको अगर कुछ करना मिलना लेना पड़ेगा तो कुछ करना पड़ेगा, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो अपने कंफर्ट जोन से ना निकलने के लिए उसने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी के बल पे या अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस कर दिया। और उसने अपने आप को ही ऐसा कह दिया कि ठीक है, हम अपना नहीं लेते, हम नहीं जाते बाहर, आप ला दो। और उसने क्या किया, उसने अपने आप को ही रिजेक्ट करवा दिया। और उसने इस बात को मान लिया कि वो सेकेंडरी है, वो गलत, मतलब वो कम है या कमतर है, वो नहीं जानती, उसे कुछ नहीं आता। और क्योंकि उसको अच्छा बनने में या कुछ जानने के लिए एफर्ट लेना पड़ता। जैसे हम लोग आप लोग को डांटते हैं कि आप अपना असाइनमेंट लेके खुद क्यों नहीं आ रहे, कोई लड़का क्यों आ रहा है आपका असाइनमेंट लेके, क्योंकि वो लड़का आ रहा है तो आपका ईजिली सबमिट हो जाए। तो आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे। जो कंफर्ट जोन से निकल जाता है वही तरक्की करता है। तो वो आपने वो पोजीशन मांगी ही नहीं। फिर वो कहती है कि हाँ सच है, अगर आपको फर्स्ट नंबर वन पे आना है तो फिर आपको बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और फिर ये तो लेजीनेस है कि आपने अपने आप को प्रूफ ही नहीं करना। यहाँ पर वो वुमेन को कहती है कि आप लोग कम्प्लीटली फॉल्ट पे हैं, क्योंकि आपने अलाउ किया है मैन को कि वो आपको इन्फीरियर समझे। क्योंकि उनके साथ जब आपके रिश्ते हैं तो आपने कभी भी अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं किया, आपने कभी भी पेन टेकिंग एटीट्यूड नहीं लिया। जो काम मुश्किल होते हैं वो आप अपने बॉयज़ को दे देते हो, मैन को दे देते हो, और जो काम इजी लगते हैं आपको वो खुद कर लेते हो आप। तो आपको फिर क्या मिलेगा? आपको यही रिजेक्शन मिलेगा सोसाइटी से, क्योंकि आपने कभी भी नंबर वन लेने की कोशिश नहीं की। आप कहोगे कि मैम नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा समाज हमें नहीं करने देता। तो उसके लिए वो आगे जाके कहती है कि एक क्रूशियल पॉइंट होता है औरत का। जब औरत पैदा होती है तो उसको एक्सटर्नल प्रोसेस जो होती है, उसको पालने पोसने की जो प्रक्रिया होती है, उससे यह रियलाइज़ कराया जाता है कि तुम बायोलॉजिकली एज वेल एज मेंटली वीक हो। तो फीमेल होना एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। हम एक अलग शरीर लेके आए हैं जो कि मैन जैसा नहीं है, ये हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब हम एज अ जेंडर एक फीमेल है, इट इज़ वेरी राइट। बट अगर हम इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, बट अगर हम ये मान जाएं कि फ़ीमेल है तो फेमिनिन है हम, तो इसके लिए हमारी बॉडी में जान भी कम है, हम कमज़ोर भी हैं, तो हम गलत सोच रहे। वो कहती है कि हमारा जो कल्चर है, सोसाइटी है, वो एक षड्यंत्रकारी वे में काम करता है ताकि वो हमारे अंदर ये थॉट डाल सके कि हम कमज़ोर हैं। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि एक जो मिडिल क्लास की औरत होती है, इसलिए क्योंकि सोसाइटी उसको 3 रोल से ज़्यादा कोई और रोल देती नहीं है। पहला रोल वो उसको एज अ वाइफ देती है, दूसरा मदर का देती है, तीसरा एंटरटेनर का देती है। और वो कहती है कि चाहे जितनी बड़ी भी आपकी फैमिली क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े रिच आप या स्टेटस में ना हो, या बड़े या छोटे स्टेटस के आप ना हो, आपको एक अच्छी औरत तभी माना जाता है और आपको अच्छा पूछा जाता है, माना जाता है, जब आप अपने 3 फ्रेम में अपने आप को बेटर प्रूफ कर देते हैं। वो है, पहला एज अ वाइफ आप बेहतरीन है, दूसरा एज अ मदर आप बेहतरीन है, और तीसरा आप एज अ एंटरटेनर। यहाँ पे एंटरटेनर की जो वो बात करती है तो वो प्रोस्टिट्यूशन की और पब्लिक वुमेन की बात करती है। शी इज़ टॉकिंग अबाउट पब्लिक वुमेन, शी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एन ऑर्डनरी वुमेन। तो वो कहती है 3 तरीके से औरत बहुत ज़्यादा ही एडमायर की जा रही है, क्योंकि जब वो एक वाइफ है, एक मदर है और एक एंटरटेनर है। सो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, वो ये कहती है कि आपको वो बताती है कि जब औरत जो है वो हर तरह से तकलीफ़ से गुजरती है, ख़ास करके 40 से 45 साल की उम्र में, 40 to 45 ईयर्स की एज में, क्योंकि जब वो एम्प्टी नेस्ट, EMPTY नेस्ट वाला सिंड्रोम महसूस करती है। वो क्या होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो माँ से अटैच रहते हैं और माँ की लाइफ में सबसे बड़ी जॉब होती है कि बच्चों को अच्छे से पाल ले पोस ले। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और जब वो इंटरफियर करने लग जाती है, वो अपनी अपनी जॉब में चले जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो जब वो फिर इंटरफियर करती है तो बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं और वो उस लाइफ में एम्प्टी रह जाती है, फिर उसको एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है। तो वो यहाँ पे कहती है कि अब उसका सारा फंक्शन
फेल हो चुका है। और दूसरा, वो तकलीफ में तब आती है जब उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी वो मेनोपॉज की स्टेज से गुजरती है और वो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है और सेक्सुअली केपेबल नहीं रहती है, तो उससे वो मान लेते हैं कि वो अनअट्रैक्टिव हो गई है और उसे ऐसा लगता भी है उसकी कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो मेल की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होती है और मेल भी उनकी तरफ कम अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उन्हें समझ में आने लग जाता है कि आई एम यूजलेस। फिर उनके अंदर एक यूजलेसनेस वाली फीलिंग आती है और वो ये कहती है कि एक बहुत खूबसूरत लाइन कहती है कि वुमेन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकेम अ वुमेन। औरत बन के पैदा नहीं होती है, मगर औरत पैदा होती है मगर औरत बनाई जाती है बाद में एज अ इन कैरेक्टर, इन जेंडर कंस्ट्रक्शन। फिर वो बताती है कि औरत जो है उसका सिर्फ इतना ही रोल रह जाता है, चैलेंजिंग रोल रह जाता है कि वो जो है अपने आप को इन 3 फील्ड में एक्सपर्ट साबित करे। यहाँ पर इन्होंने अपनी बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फैक्ट एंड मिथ। आई विल मेक इट इन अ नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इट इज़ गेटिंग लॉन्ग, सो आई होप it is understandable. Just continue with the